जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए को कोरिकुलर का एग्ज़ाम होने वाला है 12 अप्रैल और 10 मई को। 12 अप्रैल को किसका एग्ज़ाम है? तो बीए और बीकॉम वालों का एग्ज़ाम 12 अप्रैल 2026 को है। बीएससी और बीबीए वालों का एग्ज़ाम 10 मई 2026 को है, यानी नेक्स्ट मंथ में है। ठीक है, तो आज के इस क्लास में आप लोगों का को कोरिकुलर कोर्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, यानी पिछले साल का। ठीक है, पेपर का नाम क्या है? ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज 2024-25 सत्र का ये आपके विश्वविद्यालय का ही क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, क्या एक पेपर क्वेश्चन पेपर देखने से मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा क्या गुरुजी? ऐसा नहीं है। देखिए, इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, बाकी अभी मैं और क्लासेस लाने का प्रयास करूंगा। बाकी प्लेलिस्ट में भी और क्लासेस हैं प्रीवियस ईयर के, जा करके आप वो सब भी क्लासेस अटेंड जरूर कीजिएगा। ठीक है, बाकी मैं प्रयास करूंगा एक आध क्लास और मैं आपके लिए प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है, चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये आपकी जिम्मेदारी है, जितने भी बच्चे हैं प्लीज़ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और देखें, व्हाट्सएप पर शेयर करिएगा, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, जहां भी शेयर करने का माध्यम होगा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, और मैं बता दूं, आप अगले साल जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, जो भी बच्चे हैं आपको मैं को कोरिकुलर कोर्स का आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपके विश्वविद्यालय का मैं प्रोवाइड कराऊंगा। बीए सेमेस्टर वाला आपको प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो ये आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करेंगे। ठीक है, चले, पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किन जीवों के खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर रहने की सबसे अधिक संभावना होती है? तो जो मांसाहारी जीवों का खाद्य श्रृंखला है, ये शीर्ष पर रहने की इनकी सबसे ज़्यादा संभावना होती है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। इसमें टोटल आपके विश्वविद्यालय में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, पिछले साल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। दूसरा क्वेश्चन है कि ऊर्जा पिरामिडों में किस स्तर पर सबसे कम ऊर्जा उपलब्ध होती है? तो ऊर्जा पिरामिडों में तृतीयक उपभोक्ता में सबसे कम ऊर्जा उपलब्ध होती है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर ऊर्जा हस्तांतरण की प्रक्रिया को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऊर्जा प्रवाह कहा जाता है, एनर्जी फ्लो कहा जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर पूछा गया है, पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए देखने का प्रयास करते हैं। तो पोषी स्तरों पर ऊपर जाने पर ऊर्जा घटती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, पहला ही ये क्या है, बिल्कुल कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि जनसंख्या वृद्धि का मुख्य प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या वृद्धि का मुख्य प्रभाव पर्यावरण क्षरण पर पड़ता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी राइट है क्वेश्चन नंबर 5वें का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए पूछा गया है कि पर्यावरण पर मानव जनसंख्या के प्रभाव को नियंत्रित करने का एक तरीका है। नियंत्रित करने का क्या तरीका है? तो परिवार नियोजन और शिक्षा को बढ़ावा दे करके। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर, उच्च जनसंख्या वृद्धि के कारण एक प्रमुख पर्यावरणीय चिंता है। तो पर्यावरणीय चिंता क्या है? संसाधनों की कमी हो जाएगी। ठीक है ना, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 8 नंबर, सतत विकास का उद्देश्य है। लगभग ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो सतत विकास का मतलब क्या होता है? वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करते हुए जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए संसाधनों का संरक्षण करना, यानी बचा करके रखना। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी का फुल फॉर्म पूछा जाता है आपके एग्जाम में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका फुल फॉर्म है, अच्छे से याद रख लीजिएगा। हिंदी में भी आप लोग इसे याद रखिएगा, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी। ठीक है, तो एनजीटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2010 में की गई थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी इसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, इसका प्राथमिक भूमिका है पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित मामलों की सुनवाई करना। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस
अधिनियम के तहत भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन किया गया? यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है भारत में? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के तहत किया गया है, ठीक है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है और आपको आंसर की चाहिए एग्जाम के बाद, तो अपना क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा। आप सभी अच्छा, किसी भी विश्वविद्यालय से आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश के, आप लोग क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करा सकूँ। 7607574584 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, एक वाई का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो याद रखिएगा एयर क्वालिटी इंडेक्स इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में वायु गुणवत्ता सूचकांक कहते हैं। अच्छा, हवा की गुणवत्ता को किस आधार पर मापता है? तो जो AQI है ये हवा की गुणवत्ता को PM25 और PM18 जैसे प्रदूषकों की सांद्रता के आधार पर मापता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संगठन ने सतत विकास लक्ष्य यानी जो NDG है, ठीक है, SDGs पेश किए हैं? तो यह पेश किया है संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत की भूमिका में शामिल है, क्या शामिल है? तो शिक्षा, स्वास्थ्य और ऊर्जा को बढ़ावा देना, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, ठीक है ना, सॉरी फॉर दिस। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पूछा गया है सतत विकास लक्ष्यों का लक्ष्य किस वर्ष तक सतत विकास हासिल करना है? तो 2030 तक हासिल करना है, और सतत विकास में जो लक्ष्य हैं टोटल 17 लक्ष्य हैं, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर कि चक्राकार अर्थव्यवस्था की अवधारणा किस बात पर जोर देती है? तो ये जोर देती है संसाधनों को पुनर्चक्रित और पुनः उपयोग करके कचरे को कम करना। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन से निपटने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है? तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय समझौता है पेरिस समझौता, ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर पूछा गया है क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित के उत्सर्जन को कम करने से जुड़ा है। क्योटो प्रोटोकॉल किसका उत्सर्जित को कम करने से जुड़ा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हरित गैसों को, ठीक है ना, अन्य हरित ग्रह गैसों को, ग्रीन हाउस गैस जिसे कहते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर पूछा गया है वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की रक्षा के लिए किस संगठन की स्थापना की गई और पृथ्वी दिवस जैसी पहल की गई? तो यूएनईपी संगठन की स्थापना की गई थी। यूएनईपी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर पूछा गया है समग्र प्रबंधन दृष्टिकोण मदद करता है, किसमें मदद करता है? तो नैतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विचारों को एकीकृत करने में। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा समग्र निर्णय लेने का मुख्य लाभ है? समग्र निर्णय लेने का मुख्य लाभ है बेहतर नैतिक संरेखण और हितधारक विश्वास। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर पूछा गया है कि समग्र प्रबंधन दृष्टिकोण में निर्णय, समग्र प्रबंधन में जो निर्णय है वो क्या है? तो निर्णय विभिन्न हितधारकों के बीच अंतर्निर्भरता को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर। देखिए पूछा गया है एक पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक जिम्मेदार होते हैं, तो यह पोषक तत्वों को पारिस्थितिकी तंत्र में वापस पुनर्चक्रण करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादातर इसमें बी ऑप्शन नहीं आपके करेक्ट हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र
पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम, ठीक है। तो इकोसिस्टम में ऊर्जा के सही प्रवाह का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है, कौन है? तो सबसे पहले इसमें उत्पादक आते हैं, उसके बाद उपभोक्ता आता है, फिर आपके अपघटक आते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 25 नंबर पूछा गया है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बीच मुख्य अंतर यह है कि, मुख्य अंतर है खाद्य जाल परस्पर जुड़ी कई खाद्य श्रृंखलाओं का प्रतिनिधित्व करता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा XC2 संरक्षण का एक उदाहरण है? XC2 संरक्षण का उदाहरण कौन सा है? तो देखें, इसमें जो आपका चिड़िया घर बनाना है, ये XC2 संरक्षण का एक उदाहरण है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है जिससे कोई व्यक्ति प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है? तो अपशिष्ट पृथक्करण और पुनर्चक्रण का अभ्यास करके। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है? तो पर्यावरण के अनुकूल परिवहन का उपयोग करके। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है, व्यक्ति जल संरक्षण में कैसे मदद कर सकते हैं? तो जो व्यक्ति हैं वो जल संरक्षण यानी उसकी सुरक्षा, उसको इकट्ठा कैसे किया जा सकता है? तो वर्षा जल का संचयन कर, ठीक है, जो बरसात का पानी है उसे इकट्ठा करके। भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर है कि संचारणीय प्रबंधन प्रथाओं में से एक प्रमुख चुनौती है। तो प्रमुख चुनौती है पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ लाभप्रदाता को संतुलित करना। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि दवा उद्योग में नैतिक दुविधा तब उत्पन्न हो सकती है जब, क्या कह रहा है? दवा उद्योग में नैतिक दुविधा तब उत्पन्न हो सकती है जब मूल्य निर्धारण रणनीतियां सामर्थ्य और पहुंच के साथ टकराती हैं। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है, श्रीमद् भगवद गीता निम्नलिखित के आधार पर निर्णय लेने को प्रोत्साहित करती है। तो समग्र रूप से समाज कल्याण के निर्णय लेने को प्रोत्साहित करती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 33 नंबर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रदूषण को कम करने में मदद करता है? मृदा प्रदूषण को जैविक कचरे से खाद बनाना, ठीक है, ये क्या करता है? मृदा प्रदूषण को कम करने में मदद करता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ध्वनि प्रदूषण को निम्न प्रकार से कम किया जा सकता है, कैसे? तो ध्वनि रोधी सामग्री का उपयोग करके। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण पर मानव जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव में शामिल है, क्या शामिल है? तो प्राकृतिक संसाधनों का अति उपयोग शामिल है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन क्या है, 36 नंबर, इनमें से कौन सा अधिक जनसंख्या का नकारात्मक परिणाम है? जनसंख्या का नकारात्मक परिणाम है वनों की कटाई में वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 37 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? तो एक दूसरे और उनके भौतिक पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करने वाले जीवित जीवों का समुदाय। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, एक पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम में उत्पादक आमतौर पर होते हैं। पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक होते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है, इकोसिस्टम में ये उत्पादक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है? प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण क्या है? तो इसमें जो रैबिट है, जो खरगोश है, ये प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में पर्यावरण की सुरक्षा पर केंद्रित है? पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भारत में अधिनियम है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ए ऑप्शन आपका राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1986 में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण के मुद्दे को संबोधित करने के लिए भारत में कौन सा अधिनियम पेश किया गया था। तो ये अधिनियम था जल अधिनियम, यानी प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए। बी ऑप्शन आपका राइट है, यानी वाटर पॉल्यूशन वाटर एक्ट। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैव विविधता के इन सीटू संरक्षण में शामिल है। इन सीटू संरक्षण में कौन शामिल है बायोडाइवर्सिटी के। तो इन सीटू में शामिल होता है अपने प्राकृतिक आवास के भीतर जैव विविधता की रक्षा करना। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक्स सीटू संरक्षण का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व किया जाता है। एक्स सीटू ठीक है, इसमें जो वनस्पति उद्यान है, ठीक है ना, जो बोटैनिकल गार्डन्स है, इनके द्वारा एक्स सीटू संरक्षण का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व किया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर 45 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी इन सीटू संरक्षण की विधि नहीं है। तो देखें इसमें राष्ट्रीय उद्यान, आरक्षित जैवमंडल, वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है ना, ये क्या है, ये तीनों के तीनों आपके इन सीटू संरक्षण के विधि हैं, लेकिन वनस्पति उद्यान आपका नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर है कि जैव विविधता संरक्षण का प्राथमिक लक्ष्य है। इसका प्राथमिक लक्ष्य है लुप्त प्राय प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा करना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवत गीता किसके आधार पर निर्णय लेने पर जोर देती है। तो जो हमारी श्रीमद् भगवत गीता है, यह कर्तव्य और निस्वार्थता के आधार पर निर्णय लेने पर जोर देती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर है कि प्रबंधन के संदर्भ में धर्म का तात्पर्य है। प्रबंधन के संदर्भ में धर्म का तात्पर्य क्या होता है, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ कार्य करना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि डिजिटल गोपनीयता में एक नैतिक दुविधा अक्सर होती है। तो डिजिटल गोपनीयता में एक नैतिक दुविधा क्या होती है, अप्रतिबंधित डेटा साझाकरण बनाम उपयोगकर्ता गोपनीयता सुरक्षा के कारण। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विपणन में नैतिक दुविधा तब उत्पन्न हो सकती है जब उपभोक्ता हित लाभ के लिए उद्देश्यों से टकराते हैं। ठीक है, विपणन में नैतिक दुविधा तब उत्पन्न हो सकती है जब उपभोक्ता हित लाभ के उद्देश्य से टकराते हैं। ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर, प्रबंधन में धर्मनिरपेक्ष मूल्य मुख्य रूप से निम्न पर आधारित हैं। किस पर आधारित है, तो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों पर आधारित हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर, प्रबंधन में आध्यात्मिक मूल्य केंद्रित है। प्रबंधन में आध्यात्मिक मूल्य करुणा और अखंडता पर, ठीक है, केंद्रित है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 53 नंबर पूछा गया है, सतत सफलता के लिए मूल्य कार्यान्वयन का कौन सा स्तर महत्वपूर्ण है। तो इसमें व्यक्तिगत और संगठनात्मक एकीकरण महत्वपूर्ण है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सार्वजनिक से निजी क्षेत्रों में जाने से मुख्य रूप से निम्न के कारण दुविधा पैदा होती है। किसके कारण दुविधा पैदा होती है, तो लाभ के उद्देश्यों और सार्वजनिक कल्याण के बीच टकराव से दुविधा पैदा होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें, बाजारों में एकीकरण, ठीक है, बाजारों में एकाधिकार की दुविधा में शामिल है। बाजारों में एकाधिकार की दुविधा में क्या शामिल है, तो इसमें उचित मूल्य निर्धारण और उच्च उपभोक्ता विकल्प, इसमें दुविधा शामिल होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, इसमें देखें नहीं, अच्छा देखें यहाँ पर क्या कह रहा है, इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ध्यान से फिर से पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या रहा है,
बाजारों में एकाधिकार की दुविधा में शामिल है। एकाधिकार पूछा है ना, तो इसमें प्रतिस्पर्धा लाभ बनाम उच्च कीमतों की ओर से ले जाने वाली एकाधिकार नियंत्रण, बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, 55 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइबर सुरक्षा के मामले में संगठनों को निम्न के बीच दुविधा का सामना करना पड़ता है। किसके बीच दुविधा का सामना करना पड़ता है? तो गोपनीयता और आसान डेटा पहुंच के बीच सामना करना पड़ता है दुविधा का। ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका राइट है 56 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लेने में समग्र दृष्टिकोण का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो सामाजिक, नैतिक और पर्यावरणीय कारकों सहित सभी पहलुओं पर विचार करना, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है। निर्णय लेने की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य होता है ऐसे विकल्प बनाना जो कई उद्देश्यों को संतुलित करते हों, बी ऑप्शन आपका राइट है 58 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक चरण नहीं है? निर्णय लेने की प्रक्रिया में समस्या की पहचान होती है, विकल्प उत्पन्न करना ये भी है, और विकल्प का मूल्यांकन, ये निर्णय लेने की प्रक्रिया के एक चरण में होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत पूर्वाग्रह पर विचार करना ये प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 59 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है भगवत गीता में सिखाए गए धर्म का अर्थ है। भगवत जो हमारा श्रीमद् भगवत गीता है, इसमें सिखाए गए धर्म का अर्थ क्या है? तो धार्मिक कर्तव्य और नैतिक दायित्व तो हमारा है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्णय लेने में धार्मिक दृष्टिकोण जोर देता है। निर्णय लेने में धार्मिक दृष्टिकोण किस पर जोर देता है? तो नैतिक मूल्य और दूसरों के प्रति जिम्मेदारी पर जोर देता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 62 नंबर, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार निर्णय लेने में अनासक्ति का अर्थ है। अनासक्ति का अर्थ होता है परिणामों से लगाव के बिना अपना कर्तव्य निभाना, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट है कि विपणन में एक आम दुविधा विशेष रूप से दवा संगठनों में है, क्या है? तो इसमें देखा जाए तो यह मूल्य निर्धारण, पारदर्शिता बनाम लाभ अधिकतमीकरण है, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 64 नंबर, पूछा गया है प्रबंधन में धर्मनिरपेक्ष मूल्य है। प्रबंधन में धर्मनिरपेक्ष मूल्य है विभिन्न संस्कृतियों और ठीक है धर्मों में लागू, इसमें बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर, व्यवसाय में आध्यात्मिक मूल्य जोड़ देती हैं। व्यवसाय में आध्यात्मिक मूल्य जो होते हैं ये निस्वार्थता और दूसरों की सेवा पर जोर देते हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, ठीक है ना, CSR का फुल फॉर्म भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा है, तो ध्यान रखेंगे कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? तो समाज और पर्यावरण के प्रति संगठन की जिम्मेदारी, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा CSR मॉडल व्यावसायिक उद्देश्यों को सामाजिक लाभों के साथ संरेखित करने पर केंद्रित है? तो रणनीतिक मॉडल है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 का। अगला क्वेश्चन क्या है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मानव मूल्यों यानी ह्यूमन वैल्यूज़ को सबसे अच्छी तरीके से परिभाषित करता है? तो ह्यूमन वैल्यूज़ को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित करता है व्यवहार को निर्देशित करने वाली मौखिक मान्यताएं, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि व्यवसाय प्रबंधन में मूल्य मुख्य रूप से निम्न पर ध्यान केंद्रित करते हैं। किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं? तो नैतिकता और जिम्मेदारी बढ़ाना, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी मानवीय मूल्यों की विशेषता नहीं है? मानवीय मूल्यों की विशेषता क्या नहीं है? तो ये सार्वभौमिक होते हैं। मानवीय मूल्य बिल्कुल करेक्ट है, ये स्थिर और कभी नहीं बदलते, ऐसा नहीं है। देखिए जो ह्यूमन वैल्यूज़ है ये चेंज होता रहता है, ठीक है ना, ये स्थिर नहीं होते हैं। तो क्या है, ये मानव मूल्य की विशेषता नहीं है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संगठनों में मूल्य प्रणाली विकसित करने से निम्नलिखित में मदद मिलती है। किस में मदद मिलती है? तो सकारात्मक कार्य वातावरण बनाने में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए जैविक भोजन के संदर्भ में एक आम दुविधा है। जैविक भोजन के संदर्भ में क्या दुविधा आती है? तो उत्पादन में मानवीकरण बनाम प्राथमिकता, ठीक है, प्रमाणिकता है, सॉरी फॉर दिस, प्रमाणिकता है, ठीक है ना। चले, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 73 नंबर, गुणवत्ता मानकों में दुविधा में अक्सर शामिल होता है। क्या शामिल होता है? तो गुणवत्ता की कीमत पर लाभ कम करना। 73 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 74 नंबर है कि मानवीकरण दुविधाएं मुख्य रूप से निम्न के बारे में हैं। किसके बारे में है? तो स्थानीय अनुकूलन के साथ एक रूपता को संतुलित करना। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कौन सा व्यवसायी CSR में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है, खास करके शिक्षा में? तो खास करके शिक्षा में रतन टाटा जी जाने जाते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है 75 का, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजीम प्रेम जी की CSR, ठीक है ना, CSR पहल मुख्य रूप से केंद्रित है। किस पर केंद्रित है? तो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। बी ऑप्शन आपका राइट है 76 का। क्वेश्चन नंबर 77 इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक व्यवसाय में CSR की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो सबसे अच्छा वर्णन जो है CSR का आधुनिक व्यवसाय में लाभ उद्देश्यों के साथ सामाजिक जिम्मेदारी को संतुलित करना। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78 है, समग्र निर्णय लेने के दृष्टिकोण में शामिल है। समग्र निर्णय लेने के दृष्टिकोण में सभी हितधारकों की ज़रूरतों और चिंताओं का एक व्यापक दृष्टिकोण शामिल है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 78 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है आपसे कि प्रभावी निर्णय लेने के लिए कौन सा गुण आवश्यक है? प्रभावी निर्णय यानी जो इफेक्टिव डिसीजन है, इसका निर्णय लेने के लिए कौन सा गुण आवश्यक होना चाहिए आपके अंतर्गत? तो स्पष्ट संचार होना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 78-9 हो गया। अब ये 80 क्वेश्चन है कि श्रीमद् भगवद गीता सिखाती है कि निर्णय निम्न पर आधारित होने चाहिए। तो जो भगवद गीता है वो हमें सिखाती है कि जो हमारा निर्णय है, ठीक है, ये धार्मिकता यानी धर्म की निस्वार्थता पर आधारित होनी चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भगवद गीता के अनुसार एक नेता को क्या करना चाहिए? तो एक नेता को पुरस्कार की उम्मीद किए बिना दूसरों की सेवा करनी चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट है, जो वर्तमान में संभव नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नेता कभी नहीं करते हैं। देखिए, कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठनों में मूल्य का एक प्रकार है? संगठनों में मूल्य का एक प्रकार कौन सा है? तो सामाजिक मूल्य है, ठीक है ना, सोशल वैल्यू। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 82 का। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है? मूल्य आधारित संगठन वह है जो मूल्य आधारित संगठन क्या है? मूल्य आधारित संगठन वह है जो व्यावसायिक संचालन में मूल्यों और नैतिकता को बढ़ावा देता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंधन में पार सांस्कृतिक मानवीय मूल्यों का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? तो कई संस्कृतियों के मूल्यों को एकीकृत करना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 85 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठनों में पार सांस्कृतिक मानवीय मूल्यों के होने का लाभ है? तो सांस्कृतिक सद्भाव और समावेशित में वृद्धि। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 86 है कि APJ अब्दुल कलाम ने शिक्षकों और अभिभावकों की भूमिका पर जोर दिया है। तो APJ अब्दुल कलाम ने चरित्र और मूल्यों के निर्माण में शिक्षकों और अभिभावकों की भूमिका पर जोर दिया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्वामी विवेकानंद का मानना था कि चरित्र का निर्माण होता है।
चरित्र का निर्माण होता है आध्यात्मिक और नैतिकता की साहस से। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार बच्चे के विकास में निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो बच्चे के विकास में माता पिता और शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया पर एक प्रमुख नैतिक मुद्दा है? सोशल मीडिया पर प्रमुख नैतिक मुद्दा है गोपनीयता का उल्लंघन और डेटा का दुरुपयोग। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन, एक सेकेंड, देखिए निम्नलिखित में से कौन निजीकरण की दुविधा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? निजीकरण की दुविधा का सबसे अच्छा वर्णन है सार्वजनिक कल्याण के साथ निजी स्वामित्व को संतुलित करना। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदारीकरण में दुविधा में अक्सर शामिल होता है, उदारीकरण में दुविधा में अक्सर क्या शामिल होता है? तो घरेलू उद्योगों की सुरक्षा बनाम विदेशी निवेश में वृद्धि। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, सोशल मीडिया और साइबर सुरक्षा में एक चुनौती है, क्या चुनौती है? तो सूचना सुरक्षा के साथ उपयोगकर्ता गोपनीयता को संतुलित करना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला क्वेश्चन है कि संगठनों में भ्रष्टाचार मुख्य रूप से प्रभावित करता है, संगठनों में जो भ्रष्टाचार होता है ये मुख्य रूप से नैतिक मानक और विश्वास को से प्रभावित होता है, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑनलाइन शॉपिंग में साइबर खतरों में शामिल है, साइबर खतरों में डेटा चोरी और हैकिंग का इसमें खतरा शामिल होता है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूके रिश्वत अधिनियम, ठीक है ना, यूके रिश्वत अधिनियम मुख्य रूप से संबंधित है किससे? रिश्वत खोरी और भ्रष्टाचार को कम करने से। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अस्थायी नीतियों का लक्ष्य है, अस्थायी नीतियों का लक्ष्य है दीर्घकालिक सामाजिक और पर्यावरणीय कल्याण को बढ़ावा देना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है कि मूल्य आधारित संगठन प्राथमिकता देते हैं, किसको प्राथमिकता देते हैं? नैतिक व्यवहार और सामाजिक जिम्मेदारी को। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी संस्कृति बनाने के लिए मानवीय मूल्य आवश्यक है? तो नैतिक निर्णय लेना, ठीक है ना, नैतिक निर्णय लेना संस्कृति बनाने के लिए मानवीय मूल्य आवश्यक होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वामी विवेकानंद का चरित्र निर्माण का दर्शन आधारित है, किस पर आधारित है? तो साहस और सच्चाई पर आधारित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। ये लास्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार 7 पापों में से एक है। एक काम करेंगे आप सभी लोग, गांधी जी के जितने भी 7 तरीके के इन्होंने पाप बताए थे इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, लिख करके याद कर लीजिएगा। बुक आपके पास होगा तो, नहीं होगा तो इंटरनेट के माध्यम से आप लोग याद कर लेंगे। 7 पापों इसी तरीके ये हर साल क्वेश्चन पूछता है, हर साल आपके एग्जाम में आएगा, इस वर्ष भी आएगा कि गांधी जी के अनुसार 7 पापों में से एक है या फिर एक नहीं है, इस तरीके से आएगा। तो सातों आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। विवेक के बिना सुख, ये 7 पापों में से एक है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 100 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।